सोचो कि एक बड़ा सा बंगला है और उस बंगले के पीछे एक बड़ी सी गटर हो और उस गटर से एक दिन अचानक से एक माँ की बेटी का स्कल निकल आए। अगले दिन दूसरे घर की बेटी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी, ऐसे करके एक एक करके 21 लड़कियों के लाशें उसी गटर से निकलती है। ये सिर्फ लाशें नहीं थी, ये थे मासूम सपनों के कुछ बचे कुचे हिस्से जो दरिंदों ने काट कर फेंक दिए थे। दोस्तों, ये कहानी किसी जंगल की या किसी जानवर की नहीं है। ये कहानी है नोएडा के एक पॉश एरिया की, सेक्टर 31 के D5 बंगले की, जहाँ बाहर से ताले तो बंद थे लेकिन अंदर जिंदा बच्चों का कत्ल हो रहा था और सिस्टम सो रहा था। एक एक करके 21 लड़कियां गायब हो जाती है और एक ऐसा शैतान जो कभी सूट पहन के पार्टी में घूमता था तो कभी किसी नौकर के पीछे छुपता था। यह कोई फिक्शनल वेब सीरीज नहीं है, यह है इंडिया का असली, जिंदा और सबसे गंदा सच, द निठारी सीरियल किलिंग्स, जहां पर पुलिस, CBI, कानून सब कुछ दरिंदों के सामने हार गए और माओ के आंसुओं में डूब गए। और तुम सोच रहे होंगे कि यह कहानी यही खत्म हो गई। नहीं, क्योंकि असली सवाल आज भी जिंदा है, क्या जस्टिस मिला या बस झूठा नाटक किया गया। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है उन माओं की जो हर रोज अपने बच्चों के लिए पुलिस के पैर पकड़ती रही, पर पुलिस ने सिर्फ एक ही लाइन बोली, शायद भटक गया होगा। निठारी नोएडा के सेक्टर 31 में एक बस्ती है जहां सपने पैसों से नहीं तो रोटी से तोले जाते हैं। लेकिन 2005 के आखिरी महीनों में वहां कुछ बदलने लगा। एक एक करके कुछ लड़कियां और औरतें गायब होने लगी। कभी कोई छोटी लड़की, कभी कोई लड़का, तो कभी कोई शादीशुदा औरत, सभी एक ही पैटर्न में। सबसे पहला केस पुलिस ने काफी लाइटली लिया, रिम्पा हैदर का, जो सिर्फ 14 साल की लड़की थी। फिर आया दीपेश, 7 साल का लड़का, और फिर पायल, जो कि 20 साल की लड़की थी। पायल ने जब आखिरी बार अपने माँ से फोन पर बात की थी तो उसने बताया था कि माँ, मैं जस्ट 20 मिनट में लौट रही हूँ, लेकिन अभी तक के पायल उसके घर पर आ ही नहीं पाई। रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि पायल ने घर से निकलते समय फोन पर आखिरी बार बात की थी मोनिंदर सिंह पांडेर से। एक के बाद एक लड़कियां गायब होने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ एक ही लाइन बोली, ये तो रोज का काम है मैडम, लड़कियां बढ़ती उम्र के साथ भाग जाती है। जब पायल की मां ने सबूत दिए, मोबाइल रिकॉर्ड्स दिखाए, तभी पुलिस ने D5 पांडेर के बंगले पर नजर डाली। मोनिंदर सिंह पांडेर एक अमीर आदमी था, बड़े नेटवर्क वाला, जिसका घर था मॉडर्न लेकिन अंदर से था एक कसाई खाना। 29 दिसंबर 2006 एक ठंड भरी सुबह में नोएडा पुलिस ने D5 सेक्टर 31 का गेट खटखटाया। एक अमीर आदमी मोनिंदर सिंह पांडेर, जिसका बैकग्राउंड था क्लीन, और उसका एक नौकर सुरेंद्र कोहली, जिसके चेहरे पर हमेशा एक शांत सी मुस्कान होती थी। लेकिन उस दिन जो अंदर मिला उसने इंडिया के क्राइम हिस्ट्री में सबसे बड़ा जख्म दे दिया। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन जब उन्होंने बाथरूम के पास की गटर लाइन खोली तो कुछ ऐसा देखना मिला जो इंसानों के होश उड़ा दे। एक एक करके सारी ड्रेन्स खोली गई तो इसमें इंसानी हड्डियां, स्कल्स और कुछ बालों के टुकड़े, कपड़ों के टुकड़े और कुछ ऐसे इंसानी बॉडी पार्ट्स जो इंसान के पहचान के भी बाहर थे। ये सिर्फ कोई एक क्राइम सीन नहीं था, ये तो एक कब्रिस्तान था जहाँ पर 21 से भी ज्यादा बच्चे और लड़कियों की मौत पड़ी हुई थी। पूरा देश हिल गया। टीवी चैनल्स ने इसे नाम दिया इंडिया का हाउस ऑफ हॉरर्स, और हर माओ ने अपने बच्चों को अपने बाहों में कस लिया। नोएडा की पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो मोनिंदर सिंह पांडेर से ज्यादा उसके नौकर ने सब कुछ कबूल किया। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि मैं पहले उन्हें घर बुलाता, फिर मैं उन्हें कुछ खिलाता और फिर उनका बलात्कार करके उनका गला काट देता और बचे कुचे बॉडी पार्ट्स को खा जाता था। एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट ने जब कोहली का एनालिसिस किया तो उसमें पाई गई सवेयर नेक्रोफिलिया, कैनिबलिस्टिक डिसऑर्डर और सेक्सुअल परवर्शन। ये एक ऐसा इंसान था जिसे जिंदा लोगों से ज्यादा लाशों के साथ रिश्ता बनाने में सुकून मिलता था। मोनिंदर सिंह पांडेर ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता मेरे घर में क्या हो रहा था, सब कुछ कोहली ही करता था। लेकिन सवाल यह है कि एक बंगला हो, उसके अंदर 21 लाशें छुप जाए और घर के मालिक को कुछ पता ही न चले। लेकिन बात अभी सिर्फ मर्डर की नहीं थी, बात थी सिस्टम की लापरवाही की और एक ऐसी सोसाइटी की जहाँ पर 21 से ज्यादा लड़कियों के खून की कोई कीमत नहीं थी। जब एक माँ अपनी बेटी का स्कल लेने के लिए कोर्ट आई तो जज ने उसे पूछा कि तुम्हारे पास सबूत क्या है कि यही तुम्हारी बेटी का स्कल है, तो समझ जाओ कि यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह तो एक जिंदा लाश थी जो सबके सामने पड़ी हुई थी। 2007 के शुरू में मोनिंदर सिंह पांडे और सुरेंद्र कोहली को दोनों को कोर्ट के सामने पेश किया। जब जज ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों आपका क्राइम कबूल करते हो, तो उस टाइम पर सुरेंद्र कोहली ने ठंडे दिमाग से सर हिलाकर हाँ बोला। लेकिन मोनिंदर सिंह पांडे ने सिर्फ एक ही लाइन बोली कि मेरे घर में क्या हो रहा था मुझे कुछ भी नहीं पता था।
कोर्ट में वकील आर्गुमेंट कर रहे थे और बाहर एक माँ पुलिस के सामने भीख मांग रही थी उसकी बेटी की खोपड़ी ले जाने के लिए। वो चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि उसकी बेटी ने उसे कहा था कि मैं बस 10 मिनट में लौट रही हूँ, लेकिन अभी तक के उसकी बेटी का कोई पता नहीं था। जब कोर्ट से कोई जवाब नहीं आया तो मीडिया ने अपनी कोर्ट चालू कर दी। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस फैलने लगी। निठारी का शैतान, कोहली इंडिया का रियल हनीबल। पब्लिक ने तो अपना फैसला सुना दिया था कि सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पांडे को दोनों को फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने एक के बाद एक मोनिंदर सिंह पांडे को क्लीन चिट दी। सुरेंद्र कोहली ने आगे चलकर यह भी बताया कि यह सब कुछ मैं अकेला नहीं करता था, और भी कुछ लोग आते थे और फिर हम सब मिलकर ये करते थे, लेकिन कोर्ट ने उसे कॉन्ट्राडिक्टरी कन्फेशन कह के साइड कर दिया। एक तरफ फॉरेंसिक रिपोर्ट जो ये प्रूव नहीं कर पा रही थी कि कौन सी लाश किसकी है, और दूसरे तरफ डीएनए सैंपल्स जो अभी तक के प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं थे। इसका रिजल्ट से ये हुआ कि कुछ फैमिलीज को आखिर में ये पता ही नहीं चल पाया कि उनकी बेटी की लाश जो मिली है वो वाकई में उनकी बेटी की है या फिर किसी और की है। ये इंसाफ नहीं था, ये तो एक ब्यूरोक्रेटिक का पोस्टमार्टम था। जो 2009 में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई। पांडे को एक केस में क्लीन चिट मिल गई, लेकिन बाकी में अभी भी ट्रायल चल रहे। 2014 तक कोहली ने 5 बार मर्सी पिटीशन भी भेजी। एक बार उसकी फांसी की तारीख भी आ गई, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रोक दी गई। एक इंसान जिसने 21 बच्चों की जान ले ली और सिस्टम ने उसे सजा देने के बजाय पालना शुरू कर दिया। जब इंसाफ डिले होता है तो वो इंसाफ नहीं बल्कि और एक अत्याचार बन जाता है। सोचो कि एक 3 मंजिला बंगला हो, इलाइट सर्कल वाला उसका मालिक हो, सारे पड़ोसी उसके बिजनेसमैन हो, और घर के अंदर एक नौकर के हाथ से 21 लाशें छुप जाए। ये कहानी कोई सिंपल नहीं थी, ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो इतना पावरफुल था कि उसके मुस्कान से पुलिस के हाथ पैर कांपने लग जाते थे। मोनिंदर सिंह पांडे, इंपोर्टर एक्सपोर्टर और नोएडा सेक्टर के इलाइट सर्कल का एक शाइनिंग मेंबर। लेकिन जब D5 के बंगले के अंदर से लाशें निकलने लगी तो उसके शाइनिंग का मेकअप अपने आप ही पिघलने लगा। D5 के सर्वेंट्स ने कहा कि हर हफ्ते कुछ अजीब लोग आते थे, बोतल खुलते थे, रूम बंद हो जाते थे और अगले दिन कुछ छोटी बच्चियां लापता हो जाती थी। जब पुलिस ने प्रूफ मांगा तो सर्वेंट्स ने कहा कि मोनिंदर सिंह पांडे ने सारे CCTV फुटेजेस डिलीट करवा दिए। फिर भी सिस्टम ने यही सोचा कि सब कुछ तो कोहली ने किया है, मोनिंदर तो बिल्कुल बेकसूर है। लेकिन जब उसके घर से 21 लाशें निकलने शुरू कर दिए तो उस टाइम पर लोगों ने सवाल उठाए, क्या उसमें मोनिंदर सिंह पांडे भी इन्वॉल्व है या फिर एक अमीर आदमी कानून के लिए अनटचेबल या फिर पैसा लाशों को ढक सकता है। एक सीनियर सीबीआई ऑफिसर ने यह तक स्टेटमेंट दिया कि सारे कुछ एविडेंसेस मोनिंदर सिंह पांडे के खिलाफ है, लेकिन ऊपर से प्रेशर, इस वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। इससे आप सोच सकते हैं कि मोनिंदर सिंह पांडे कितना पावरफुल आदमी था, जिसके लिए इंसाफ भी जैसे उसका ड्राइवर बन गया हो। एक तरफ सुरेंद्र कोहली था जो माइंड से पूरी तरीके से डिस्टर्ब था, निक्रोफिलिक टेंडेंसीज थी, और दूसरे तरफ मोनिंदर सिंह पांडे बिल्कुल शांत सा और मैनिपुलेटिव माइंड के साथ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रियल क्रिमिनल वो नहीं होता जो क्राइम करता है, बल्कि उससे भी रियल क्रिमिनल वो होता है जो क्राइम करने के बाद भी दिखाई नहीं देता है कि हाँ उसने क्राइम किया है करके। मोनिंदर पांडे एक नाम जो आज भी सवाल बन के लटक रहा है। क्या अमीर होने का मतलब है कि तुम किसी भी इंसान की जान खरीद सकते हो? जब एक पूरी बस्ती के बच्चे कट गए तो एक आदमी के कॉन्टेक्ट्स ने उसे कोर्ट रूम के पिछले दरवाजे से साइड में निकाल दिया, और दूसरी तरफ VIP क्रिमिनल्स का शैंपेन था। जब सिस्टम सो रहा था तब कुछ आवाजें उठ रही थी, माओ की चीख, पब्लिक का गुस्सा और एक ही डिमांड, जस्टिस। एक मां रोते हुए कहती है कि मैं तो मेरी बेटी की चोटी पहचान ही सकती हूँ, ये मेरी ही बेटी का खोपड़ी है, प्लीज साहब मुझे उसे ले जाने दो। और दूसरे तरफ एक मां चिल्लाकर कहती है कि हम गरीब है तो क्या हमारे बच्चे जानवर थे। आखिरकार पब्लिक के प्रेशर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को इस केस से हटा दिया गया और CBI को केस सौंप दिया गया कि पता लगाओ आखिरकार सच क्या है। लेकिन जब CBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो CBI ने अपने पहले ही स्टेटमेंट में यह बोल दिया कि मोनिंदर सिंह पांडे के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, सब कुछ सुरेंद्र कोहली ने ही किया है, ऐसा हमें लगता है। क्या यह सच था या फिर कानून को या सिस्टम को बचाने की और एक चाल थी? विटनेसेस डर गए, CCTV फुटेजेस मिसिंग हो गई, फॉरेंसिक सैंपल मिसहैंडल कर दी गई और लाशें गलत लेबल कर दी गई। DNA रिपोर्ट्स डिले, टेम्परिंग के डाउट की वजह से। ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, ये तो एक सिस्टमैटिक सैबोटेज था। जब 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने CBI से पूछा कि अपने पांडे को क्लीन चिट कैसे दे दी तो CBI के पास कोई भी वैलिड जवाब नहीं था। कोर्ट ने कहा कि जस्टिस डिले हो रहा है और आप दरिंदों को फायदा दे रहे हो। एक इलाइट बंगला, एक एजुकेटेड मालिक, एक इनोसेंट लुकिंग सर्वेंट और बीच में 21 छोटी लाशों की चीखें। देश के हर एक माँ बाप ने सोचा कि अगर ये नोएडा में हो सकता है तो हमारे साथ भी क्यों ना हो सकता है। इसकी वजह से हर माँ बाप ने अपने बच्चों को अपने बाहों में कस लिया। निठारी के इस केस ने एक्सपोज किया पुलिस का करप्शन, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन और मीडिया के TRP गेम्स।
और एक ऐसा सिस्टम जो अमीर के लिए नरम है और गरीब के लिए कत्लगार बन चुका है। 21 लाशें और अभी तक का कोई फाइनल जस्टिस नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस देश में केवल न्याय बताया जाता है या फिर न्याय होता भी है। 21 बच्चे, 21 सपने और एक ऐसा दरिंदा जिसे सिस्टम ने पाला संभाला और आखिर में दफा कर दिया। 2010 सुरेंद्र कोहली को कोर्ट ने 5 केसेस में फांसी की सजा दी और मोनिंदर पांडेर को एक एक करके सारे केसेस में बार बार छोड़ दिया गया। लोगों ने देखा कि एक नौकर जेल में सड़ गया और उसका मालिक मीडिया के सामने चाय पी रहा था। 2010 में कोहली को फांसी तय हो गई, डेट भी फिक्स हो गई। 8 सितंबर सुबह 5:30 फांसी घर रेडी था, कफन भी रेडी हो चुका था और तब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मोमेंट पर स्टे दे दिया क्योंकि कोहली की मेर्सी पिटीशन पे प्रेसिडेंट का फैसला डिले हो गया था। 21 लाशों के बाद भी सिस्टम ने ऐसे एक दरिंदे को और एक दिन जीने का मौका दिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सब कुछ ये कोहली ने ही किया था या फिर सुरेंद्र कोहली के साथ मोनिंदर सिंह पांडेर भी बेकसूर था लेकिन सिस्टम ने इसे बचाया, या फिर यह एक इलिस्टिक ऑर्गेनाइज और एक सेक्स क्राइम रैकेट था जिसमें पूरी फैमिलीज, मिसिंग गर्ल्स और इस सिस्टम का साइलेंस सब कुछ मिला हुआ था। लोगों का कहना है कि सीबीआई ने काफ़ी सवाल दबा दिए, पुलिस ने काफ़ी सबूत छुपा दिए और पब्लिक को सिर्फ एक क्लोजर दिया गया, लेकिन वो क्लोजर भी एक झूठा था। कोहली ने कबूल किया कि वो लाशों के साथ सेक्सुअल आर्ट्स करता था, वो बच्चों को काट के उनका मांस तंदूर में सेकता था और कभी कभी पांडेर उसे देख के हंसता था। ये कन्फेशन सुन के एक ऑफिसर की तबीयत भी खराब हो गई। आंखों के सामने से दरिंदगी का एक ऐसा रूप था जो इंसानियत से भी परे था। आज भी रिम्पा, पायल और नंदिनी के घर में एक फ्रेम लगी है और उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी है कि लौट आना। ना इंसाफ मिला, ना वजह मिली और ना ही लाश मिली। इस निठारी के दरिंदों को तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन आज भी इस निठारी का शराब इस सिस्टम में घूम रहा है। ना जाने कितने ऑफिसर्स, ना जाने कितने पॉलिटिशियंस आज भी बड़े बड़े लोगों को इस सेक्स क्राइम में सपोर्ट करते हैं और अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं। आज के बाद कभी भी अगर कोई लड़की लापता हो जाए तो एक बात ध्यान में रखना कि जानवर हमेशा जंगल में नहीं होता है, कभी कभी वो आपके घर के पीछे के बंगले में भी छुपा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।